Hello students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now let us we are going to start our chapter third continuously. देखिए चैप्टर का नाम है चुनावी राजनीति और पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि चुनाव में जो लोग प्रतिभागी हैं यानी भाग लेने के इच्छुक है वो उन उम्मीदवारों के लिए किस तरह के तरीके हैं, किस तरह से वो चुनाव में शामिल हो सकते हैं जो इंटरेस्टेड लोग हैं। तो इसको हम एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि चुनाव में प्रतिभागी लोगों के लिए जो नामांकन करने की विधि है उसका वर्णन करें। तो सबसे पहले जो भी इच्छुक व्यक्ति है उसको नामांकन पत्र भरना जरूरी है। जब तक वो कोई फॉर्म नहीं भरेगा अपने नाम का कि मैं यहाँ पर भाग लेना चाहता हूँ या इच्छुक हूँ, तब तक वो वैलिड नहीं है। सबसे पहले उसका काम है कि नामांकन पत्र को भरे। उसके बाद चुनाव आयोग कुछ धनराशि निर्धारित करता है कि उसकी लिमिट बना देते हैं कि इन लोगों को लोकसभा के लिए इतने और विधानसभाओं के लिए इतने, उसे बोला जाता है सुरक्षित धन। सुरक्षा धन होता है वो चुनाव आयोग द्वारा निश्चित होता है और जो प्रत्याशी उम्मीदवार है उसे जमा कराना पड़ता है। उसके बाद शपथ पत्र देना होता है। शपथ पत्र मतलब एक तरह से कसम खानी होती है, सौगंध लेनी होती है कि जिसमें वो क्या करता है अपने और अपने परिवार की जितनी भी संपत्ति है उसका ब्यौरा देता है, आय और व्यय का ब्यौरा देता है, कितनी उसकी इनकम है और कितना उसका लेन देन है या खर्च होता है वो, और उत्तरदायित्व जितने भी उसके उत्तरदायित्व हैं, जो रिश्तेदार हैं, संबंधी, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उन सभी के बारे में उसको एक डिटेल देनी पड़ती है उस फॉर्म में। और अपने विरुद्ध यदि उसके कोई आपराधिक मामला लगा हुआ उसको, तो उसका स्पष्टीकरण देना पड़ता है कि क्यों लगा था, किस वजह से लगा था, कितने टाइम पहले लगा था और अब वह उससे दोष मुक्त हुआ है नहीं, उस अपराध से बरी हुआ है नहीं, उसे इस तरह से एक शपथ पत्र देना पड़ता है। और अपनी शैक्षिक योग्यता लिखनी पड़ती है कि उसकी शैक्षिक योग्यता कितनी है। ये शैक्षिक योग्यता अब वर्तमान में काउंट होने लगी है, लेकिन ये एक क्वेश्चन और उठता है कि क्या प्रत्याशी जो उम्मीदवार है उसके लिए शैक्षिक योग्यता का होना अनिवार्य है? तो इतना जरूरी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी राजनीति में रुचि होनी चाहिए, राजनीति का ज्ञान होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता को अगर निर्धारित कर दिया जाएगा तो बहुत से लोग इस अधिकार से वंचित हो जाएंगे, इसलिए अभी इसे शायद लागू नहीं किया गया है। लेकिन शैक्षिक योग्यता को अब प्रमाण पत्र में भरना जरूरी है ताकि ये पता लग सके कि किस उम्मीदवार की कितनी शिक्षा है। जितना पढ़ा लिखा होगा वो उसी स्तर से काम करेगा। कोशिश ये होती है कि पढ़े लिखे उम्मीदवार को ही उस सीट के लिए खड़ा किया जाए, लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है। एक व्यक्ति जो लगातार खड़ा होता है जिसे राजनीतिक अनुभव, तो उसे हम नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। फिर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये तो था उन लोगों के लिए जो चुनाव में भागीदारी लेना चाहते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि मतदान की प्रक्रिया क्या है, जो वोट डालना चाहते हैं उसे वो कैसे डालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एक मतदाता सूची तैयार की जाती है। मतदाता यानी वोट डालने वाले की लिस्ट, जिसे हम वोटर लिस्ट भी कह सकते हैं। ये ऐसी सूची होती है जिसमें योग्य मतदाताओं का विवरण होता है, जो भी वोट डालने के योग्य हो जाते हैं, अर्थात जो 18 साल से ऊपर के व्यक्ति हो जाते हैं उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल किया जाता है। यह चुनाव से पहले ही तैयार कर ली जाती है। हर एक दल के पास ये सूची होती है और हर किसी को ये दी जाती है, दल को भी, और चुनाव से पहले नागरिकों के घरों में पहुंचा दी जाती है ताकि वो उस वोटर लिस्ट को ले जाकर ही वोट डालें। और इसका जो सार्वभौमिक विश्व मताधिकार का सिद्धांत है उस पर ये आधारित है। ठीक है, तो हमने पढ़ा चुनाव में प्रतियोगियों के लिए क्या विधि होनी चाहिए और मतदाता सूची क्यों होती है, किस लिए होती है। ठीक है, अब इसका महत्व क्या है, ये क्यों? तो मतदाता सूची का महत्व है कि वोट डालने वाले का हमें पता लग जाता है कितने लोगों ने मतदान किया है। नाम इसमें अगर कोई हमारा बच्चा है, शादी नहीं हुई है, तो वो अपने पिता का नाम लिखेगा, बाकी पति का,
और उस व्यक्ति की आयु, उसकी लिंग और उसके जो स्थानीय एड्रेस है जहां पर वो रहता है उसका पूरा विवरण देना होता है। नए मतदाताओं का नाम इसमें जुड़ जाता है, जो कि हर 5 साल के बाद ये लिस्ट नई तैयार होती है, संशोधन होता है इसमें। जो व्यक्ति भी नया जुड़ता है, मान लो 5 साल में तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो 18 साल से ऊपर हो जाते हैं, एक 6 महीने में 2 महीने में ही फर्क आ जाता है। तो हर 5 साल बाद इस सूची को दोबारा नए सिरे से तैयार किया जाता है। नए मतदाता जो होते हैं उनके नाम इस लिस्ट में जोड़ दिए जाते हैं। और जो पुराने होते हैं, पुराने का मतलब है वोट तो वो जब तक जिएगा तब तक देगा, चाहे उसकी कितनी ही एज हो जाए। ऐसा नहीं है कि जैसे गवर्नमेंट की एज हो जाती है काम करने की तो उसके बाद रिटायर हो जाते हैं, वोटर लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं है। जब तक इंसान जिएगा देश का नागरिक कहलाएगा और वोट डालने का उसका अधिकार होगा। किस कंडीशन में वो वोट नहीं डाल सकता? या तो वो स्थान छोड़कर, अपने देश को छोड़कर कहीं और चला गया या मृत हो गया है, तो ऐसी स्थिति में उसका नाम उस सूची से हटा दिया जाता है। इसका मतलब इस सूची को 5 साल बाद चेंज करने की अति आवश्यकता है, क्योंकि कुछ नए नाम जुड़ते हैं और कुछ नए हट जाते हैं। अगर पुरानी चलती रहेगी तो मृत व्यक्तियों के नाम से भी कोई भी एक वो डिफॉल्ट वोट डाल जाएगा। तो इस तरह से इस सूची को समय समय पर चेंज करना जरूरी है। प्रत्येक 5 साल में इस सूची को, जब भी 5 साल में चुनाव होंगे तब उससे पहले इसको चेक किया जाता है, इसमें सुधार किया जाता है। जिसको हटाना उसको हटाया जाता है, जिसको जोड़ना होता है उसको जोड़ा जाता है। अब पहचान पत्र के साथ, पहचान पत्र में फोटो की भी आइडेंटिटी होने लग गई है। फोटो पहचान पत्र के रूप में एक नई व्यवस्था के रूप में लागू करने की योजना हो रही है, लेकिन अभी ये लागू नहीं हुई है। अभी जब हम वोट डालने जाते हैं तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, अपना आई कार्ड ले जा सकते हैं जहां भी हम काम करते हैं, या फिर हम अपना राशन कार्ड या पैन कार्ड या आधार कार्ड, किसी भी आईडी प्रूफ को ले जाकर वोट डाल सकते हैं और वोटर लिस्ट उसके पास हो तो ठीक है। और सभी मतदाता किस तरह से समान किए जाते हैं कि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, कैसे उनको समान समझा जाता है। 18 वर्ष से ऊपर की आयु का जो भी व्यक्ति हो जाता है उसको वोट डालने का अधिकार है। इस तरह से उसे एक तरह से राजनीतिक समता मिल जाती है और एक नागरिक होने का गौरव मिल जाता है। तो इसमें यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। दूसरा, रंग, जाति, धर्म और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कहीं भी कोई भेदभाव नहीं है। बस केवल इतना देखा जाता है कि वो उस देश का नागरिक हो, तो यहाँ भी उसे एक देश के नागरिक की क्षमता मिल जाती है। और प्रतिनिधियों के चयन का समान अवसर मिलता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रतिनिधि को चुन सकता है, जिसको वो चाहता है उसे वोट डाल सकता है। ऐसा नहीं उसे बाध्य किया जाता है। तो सभी व्यक्तियों को एक समान अवसर मिला है अपने प्रतिनिधि को चुनने का। एक जब भी चुनाव होते हैं वो जिसको चाहे उसको वोट दे सकते हैं। इस तरह से ये समता का सिद्धांत है जो कि लोकतंत्र में मतदाताओं को सुरक्षित करता है। और आज हमने पढ़ा वोट डालने वालों की सूची और प्रतिभागी जो लोग हैं, उम्मीदवार हैं जो चुनाव में खड़े होते हैं, उनकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और वो उस देश का नागरिक हो। ठीक है, हमारे देश में भारत का नागरिक होना चाहिए और जो वोट में खड़े होते हैं उसकी उम्र 25 साल से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, अब आज के टॉपिक के बाद वोटर लिस्ट जो होती है ये सबसे मेन क्वेश्चन है। 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे आपको याद करना है। एक क्वेश्चन उठता है कि ये जो वोट डालते हैं हम, तो ये किस लिए डाले जाते हैं? ये हम सरकार का चयन करने के लिए, अपनी मनपसंद सरकार को शासन पर बैठाने के लिए करते हैं और मतदाताओं का रोल इसमें महत्वपूर्ण होता है। अगर मतदाता वोट नहीं डालने जाएंगे, आजकल देखने में आता है कि बहिष्कार कर दिया, कई पूरे गांव में वोट नहीं डालते हैं। तो जब मतगणना होती है तो ये निकल आता है कि किस बूथ से कितने वोट डाले हैं या किस गांव में कितने प्रतिशत लोगों ने वोट नहीं डाला। तो देखिए, वोट डालना एक नागरिक की जिम्मेदारी है। जब सार्वजनिक अवकाश की घोषणा भी की जाती है कि प्रत्येक नागरिक वोट डाले, तो उसके बाद भी हम नहीं डालते हैं, तो इसका मतलब हम डिफॉल्टर हैं। हम एक देश के प्रति समर्पित नहीं है, एक अपनी निष्ठा को नहीं दिखा पा रहे हैं। इसलिए ये सभी वयस्क व्यक्तियों का अधिकार है और इसे हमें ईमानदारी से इस अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। वोट डालने के लिए सभी को जाना चाहिए। आपकी मर्जी है, आप किसी को भी दो, लेकिन वोट जरूर दो, ताकि ये पता लग सके कि कितने लोग किसके समर्थन में हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक इतना ही।
आप जितना भेजा गया इसको याद करिए और लिखिए। ठीक है, कल आपसे मिलते हैं।